नमस्कार, देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बीजिंग की विक्ट्री डे परेड में चीन ने दुनिया को सीधा संदेश दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ जैसे ड्रेस में पहुंचे और साफ कहा, हम डरते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। परेड में चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई जो सीधे अमेरिका तक मार कर सकती है। इसके साथ ही आधुनिक ड्रोन, टैंक और हाइपरसोनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा शो ऑफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सीधी चेतावनी था। देखिए एक खास रिपोर्ट। चीन की विक्ट्री डे परेड से अमेरिका को चेतावनी। चीन की विक्ट्री डे परेड इस बार सिर्फ इतिहास को याद करने का आयोजन नहीं रही। तियानअनमेन स्क्वायर पर हुआ यह भव्य प्रदर्शन असल में अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधा संदेश था। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं बल्कि सैन्य शक्ति से भी अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। माओ जैसी ड्रेस पहन परेड में शामिल हुए जिनपिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग जैसी ड्रेस में परेड स्थल पर पहुंचे। यह प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम था। माओ को चीन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी नेता माना जाता है जिसने बाहरी शक्तियों को चुनौती दी थी। जिनपिंग ने उसी अंदाज में अमेरिकी प्रभुत्व को ललकारते हुए यह संदेश दिया कि चीन पश्चिमी दबाव से झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की ओर यह एक प्रत्यक्ष संकेत था कि चीन अपनी विचारधारा और ताकत के दम पर दुनिया में नया संतुलन बनाने का इरादा रखता है। अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रही हैं, जो सीधे अमेरिका की धरती तक पहुंच सकती हैं। चीन ने यह दिखाकर साफ कर दिया कि उसके पास अब ऐसी सैन्य क्षमता है जो अमेरिका की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है। ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ यह संदेश और मजबूत हुआ। यह केवल सैन्य प्रदर्शन नहीं था बल्कि अमेरिका को चेतावनी थी। अगर उसने चीन को घेरने की कोशिश की तो उसका जवाब भी उसी स्तर पर मिलेगा। जिनपिंग का संदेश, हम डरते नहीं। अपने भाषण में शी जिनपिंग ने कहा कि हम डरते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। यह सीधा बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए था। चीन ने साफ कर दिया कि चाहे ताइवान का मुद्दा हो या इंडो पैसिफिक में अमेरिकी गठबंधन, वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। जिनपिंग का यह संदेश घरेलू जनता को जोश दिलाने के साथ साथ अमेरिका को यह दिखाने का प्रयास भी था कि चीन अब उसकी बराबरी पर खड़ा है। अमेरिका चीन तनाव और बढ़ेगा। यह परेड निश्चित रूप से अमेरिका चीन रिश्तों में और तनाव पैदा करेगी। पहले व्यापार युद्ध, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच खींचतान चल रही है। अब जब चीन ने खुलकर अमेरिकी धरती तक पहुंचने वाली मिसाइलें दिखा दी हैं, तो वॉशिंगटन के लिए ये एक सीधी चुनौती बन गई है। अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी, लेकिन चीन का दावा है कि वो किसी भी घेराबंदी को तोड़ देगा। वैश्विक संदेश, चीन अब सुपर पावर बनने की दौड़ में। इस परेड का सबसे बड़ा वैश्विक संदेश यही था कि चीन अब अमेरिकी दबदबे को स्वीकार नहीं करेगा। उसकी महत्वाकांक्षा साफ है, 21वीं सदी को चीन की सिटी बनाना। विक्ट्री डे परेड ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर अमेरिका ने चीन को रोकने की कोशिश की तो वो सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कड़ा जवाब देगा। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भी टकराव वाली हो सकती है, क्योंकि चीन खुद को अमेरिका का विकल्प नहीं बल्कि उसके बराबर या उससे आगे की ताकत मानने लगा है। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अजरबैजान ने भारत पर उसकी सदस्यता रोकने का आरोप लगाया।
राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के इस बयान को कूटनीतिक हलकों ने हताशा करार दिया। असल में भारत ने पाकिस्तान समर्थक अजरबैजान की एंट्री रोककर अपने हितों और सुरक्षा चिंताओं की रक्षा की। भारत ने औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी रणनीतिक चुप्पी ही उसका मजबूत रुख दिखाती है। नतीजा साफ है, भारत ने पाकिस्तान की चाल को नाकाम किया और एससीओ में निर्णायक शक्ति बनकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। देखिए एक खास रिपोर्ट। एससीओ में भारत ने अजरबैजान को सिखाया सबक। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने उसकी सदस्यता को रोक दिया, लेकिन कूटनीतिक हलकों में यह आरोप अजरबैजान की हताशा और राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं माना जा रहा है। असलियत यह है कि भारत ने अपनी रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त और ठोस निर्णय लिया है। पाकिस्तान से दोस्ती अजरबैजान को पड़ी भारी। अजरबैजान लंबे समय से पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है, चाहे वो नारगोनो काराबाग संघर्ष हो या सैन्य सहयोग। अजरबैजान ने बार बार इस्लामाबाद का साथ देकर साफ दिखा दिया है कि उसका झुकाव आतंक को बढ़ावा देने वाले देश की ओर है। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की नजदीकी भारत के लिए अस्वीकार्य है। भारत ये भलीभांति समझता है कि एससीओ में अजरबैजान की एंट्री दरअसल पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष जीत होती। इसी कारण भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे रोककर अपने क्षेत्रीय हितों को और सुरक्षा चिंताओं की रक्षा की। बहुपक्षीय मंच पर भी भारत की निर्णायक स्थिति। अजरबैजान का आरोप है कि भारत ने बदले की कार्रवाई की है, मगर सच ये है कि भारत की कूटनीति बहुपक्षीय मंचों पर भी इतनी मजबूत है कि उसके विरोध से पूरा खेल बदल सकता है। यही भारत की ताकत है, जिसने एससीओ जैसे बड़े संगठन में भी यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी सहमति के बिना कोई भी अहम निर्णय संभव नहीं। भारत की रणनीतिक चुप्पी से अजरबैजान बौखलाया। दिलचस्प यह है कि भारत ने अब अजरबैजान के आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। ये रणनीतिक चुप्पी बताती है कि भारत छोटे देशों की बयानबाजी में उलझने के बजाय अपने बड़े हितों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी ओर अजरबैजान खुलकर आरोप लगाकर अपनी कमजोरी और बेचैनी दिखा रहा है। भारत के दम से पाकिस्तान पस्त है। इस घटनाक्रम का नतीजा साफ है। भारत ने पाकिस्तान और इसके सहयोगियों की रणनीति को नाकाम कर दिया और भारत के दम से पाकिस्तान पस्त हो गया। वहीं एससीओ में अजरबैजान की राह फिलहाल बंद है और उसकी साख भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं भारत ने यह साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक मजबूत सदस्य है, बल्कि निर्णायक शक्ति भी है जो संगठन की दिशा तय कर सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आया है। 26 देशों ने मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत यूक्रेन को हथियार, तकनीक और आर्थिक मदद दी जाएगी। पहली बार इंटरनेशनल फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात होगी, जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार समर्थन जुटा रहे हैं और अब ट्रंप से भी सहयोग मांगा गया है। रूस ने इसे युद्ध भड़काने की साजिश बताया और चेतावनी दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला विश्व राजनीति, ऊर्जा बाजार और वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डालेगा। आने वाले महीने बेहद निर्णायक होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। छब्बीस देशों ने दी सुरक्षा गारंटी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा फैसला सामने आया है कि अब 26 देश मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े पश्चिमी देश शामिल हैं।
इन देशों का मानना है कि रूस की आक्रामक नीति को रोकने और यूक्रेन की सुरक्षा को स्थायी ढंग से मजबूत करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। इस समझौते के तहत यूक्रेन को रक्षा तकनीक, हथियार, आर्थिक मदद और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रत्यक्ष सहयोग दिया जाएगा। यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात होंगी इंटरनेशनल फोर्स। यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता है कि रूस बार बार सीमा पर हमले कर रहा है। इसी कारण अब पहली बार इंटरनेशनल फोर्स यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे। इन बलों में नाटो सदस्य देशों और सहयोगी राष्ट्रों की सैन्य टुकड़ियां शामिल होंगी। ये फोर्स मुख्य रूप से निगरानी, सीमा सुरक्षा और हवाई हमले से बचाव पर काम करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे रूस को स्पष्ट संदेश जाएगा कि यूक्रेन अकेला नहीं है और उस पर हमला करना पूरी दुनिया से टकराने जैसा होगा। जेलेंस्की का कूटनीतिक अभियान। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की लगातार दुनिया भर में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हाल ही में अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के दौरे पर गए और वहां की सरकारों से लंबी वार्ता की। उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर दुनिया यूक्रेन का साथ नहीं देगी तो रूस की आक्रामकता आगे बढ़ सकती है और अन्य देशों के लिए भी खतरा बन जाएगी। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र और G7 जैसे मंचों पर भी अपील की है कि लोकतांत्रिक देशों को मिलकर रूस के खिलाफ खड़ा होना होगा। यूक्रेन ने ट्रंप से भी मांगा समर्थन। दिलचस्प बात यह है कि जेलेंस्की ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सीधे तौर पर समर्थन मांगा है। ट्रंप पहले से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर सख्त बयान देते रहे हैं और कई बार यूरोपीय देशों पर दबाव भी डालते हैं कि वो अधिक जिम्मेदारी लें। जेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि अगर अमेरिका नेतृत्व करेगा तो बाकी देश भी और मजबूती से साथ आएंगे। ट्रंप की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में ये चर्चा है कि अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रूस की प्रतिक्रिया और बढ़ती तनातनी। रूस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मॉस्को का कहना है कि पश्चिमी देश युद्ध को और भड़काना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर इंटरनेशनल फोर्स यूक्रेन की सीमा पर तैनात हुई तो इसे सीधे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस की यह प्रतिक्रिया उसकी चिंताओं को दिखाती है, क्योंकि अगर इतने बड़े गठबंधन की सेनाएं यूक्रेन की मदद करेंगी तो रूस की सैन्य ताकत पर दबाव बढ़ेगा। इससे युद्ध लंबा भी खिंच सकता है। भविष्य की तस्वीर और वैश्विक प्रभाव। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा ढांचे पर पड़ेगा। यदि इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती होती है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन मिशन होगा। इससे नाटो और पश्चिमी देशों की शक्ति और एकजुटता का प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर ऊर्जा बाजार, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह तय होगा कि युद्ध शांतिपूर्ण बातचीत की ओर जाएगा या फिर और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा। बलूचिस्तान में विद्रोह और पाकिस्तानी सेना की विफलता ने पाकिस्तान की कमजोर नींव को उजागर कर दिया है। जनता अधिकारियों के लिए उठ खड़ी हुई है, लेकिन सरकार टैंकों और गोलियों से जवाब दे रही है। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। विद्रोही गुटों का बढ़ता असर पाकिस्तान के बिखराव का संकेत है। सेना जनता पर भारी है, लेकिन दुनिया के सामने बेबस है। आने वाले समय में पाकिस्तान का भविष्य और भी अंधकारमय और असफल दिखाई देता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बलूचिस्तान विद्रोह ने पाकिस्तान की नींव हिला दी।
बलूचिस्तान में विद्रोह गुटों और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार टकराव ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की नींव खोखली हो चुकी है। जब एक देश अपनी ही जनता पर टैंक उतारने पर मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए उसकी राजनीतिक पकड़ खत्म हो रही है। बलूच जनता दशकों से संसाधनों और अधिकारों की मांग कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें नजरअंदाज किया है। अब नतीजा यह है कि जनता हथियार उठाने को मजबूर हो गई है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है, अपनी जनता को संभालने में असफलता। पाकिस्तान सेना मजबूत नहीं, सिर्फ जनता पर भारी। अक्सर पाकिस्तान अपनी सेना को सबसे ताकतवर बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी ताकत सिर्फ अपनी ही जनता पर चलती है। भारत के सामने कई बार हार झेलने वाली ये सेना बलूचिस्तान में मासूम नागरिकों को आतंकित करने के लिए टैंक उतारती है। असली ताकत तो तब होती जब सेना देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और विश्वास को मजबूत करे, लेकिन पाकिस्तान में सेना सिर्फ सत्ता की भूखी है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक अपनी जनता का भरोसा नहीं जीत पाया। सेना की बंदूकें नागरिकों पर भारी है, लेकिन दुनिया के सामने ये ताकत सिर्फ एक मजाक है। आर्थिक कंगाली ने पाकिस्तान को और कमजोर बना दिया। बलूचिस्तान का संघर्ष अकेला कारण नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आईएमएफ से लगातार कर्ज मांगने वाला पाकिस्तान अपने नागरिकों को रोजगार और रोटी तक नहीं दे पा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। जब पेट खाली हो और जेब खाली हो तो जनता विद्रोह करने से पीछे नहीं हटती। यही कारण है कि पाकिस्तान की कमजोरी हर दिन बढ़ती जा रही है। आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता ने मिलकर इसे एक असफल राष्ट्र बना दिया है। विद्रोहियों का बढ़ना पाकिस्तान के बिखराव का संकेत। बलूच विद्रोही गुटों की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। ट्रेन हाईजैकिंग, सैन्य ठिकानों पर हमले और लगातार छापे ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान अब अपनी ही सीमाओं में सुरक्षित नहीं है। सेना जितना दमन करती है उतना ही गुस्सा जनता में बढ़ता है। बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत भी अलगाव की राह पर हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान टूटने की दिशा में बढ़ रहा है। एक कमजोर देश अपनी सीमाएं नहीं संभाल सकता और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। पाकिस्तान का भविष्य असफल, बिखरा और कर्ज में डूबा। पाकिस्तान का भविष्य बेहद अंधकारमय दिखाई दे रहा है। न लोकतंत्र मजबूत है, न अर्थव्यवस्था स्थिर, न ही जनता खुशहाल। सेना सत्ता पर काबिज है और सरकार सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई है। बलूचिस्तान का संघर्ष पाकिस्तान के बिखराव की शुरुआत है। जिस देश ने दुनिया में आतंकवाद फैलाया, वही अब अपने ही आतंक में घिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि सिर्फ असफल और कंगाल राष्ट्र की है और आने वाले समय में ये छवि और भी कमजोर ही होगी। बलूचिस्तान की सड़कों पर उतरे टैंक पाकिस्तान की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये देश ना तो अपनी जनता को साथ रख पा रहा है, न ही दुनिया का भरोसा जीत पा रहा है। सेना और सरकार की नाकामी ने पाकिस्तान को उस मोड़ पर ला दिया है जहां उसका बिखरना तय दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को मध्य पूर्व का नया दुबई बनाने की योजना पेश की है। इसके तहत गाजा के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने पर लगभग 4 लाख रुपए नगद, 4 साल का किराया और 1 साल तक भोजन सहयोग देने का प्रस्ताव है। जमीन मालिकों को संपत्ति अधिकारों के बदले डिजिटल टोकन दिए जाएंगे, जिन्हें नए स्मार्ट सिटी, घर या नकद में बदला जा सकेगा। अमेरिका शुरुआती वर्षों तक सुरक्षा और प्रशासन संभालेगा। योजना को बड़े निवेश अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जबरन विस्थापन कहकर कड़ी आलोचना मिल रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ट्रंप का सपना, गाजा बनेगा नया दुबई।
डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को एक नया दुबई बनाने का प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि युद्धग्रस्त गाजा को एक मध्य पूर्व का रिवेरा में बदला जा सकता है, जहां ऊंची इमारतें, आधुनिक हवाई अड्डे और लग्जरी होटलें होंगे। इस योजना को उन्होंने ग्रेट ट्रस्ट नाम दिया। ट्रंप का विश्वास है कि गाजा के लोग यदि बाहर चले जाएं और क्षेत्र को पुनर्निर्माण के लिए सौंप दें, तो ये क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों और निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। ये दृष्टि न केवल स्थानीय ढांचे को बदलने की कोशिश है, बल्कि इसे पश्चिमी एशिया की नई आर्थिक धुरी बनाने की योजना है। विस्थापन के बदले आर्थिक प्रलोभन। इस योजना के अंतर्गत गाजा में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात की गई है। रिपोर्ट के अनुसार हर व्यक्ति को लगभग $5,000 यानी करीब 4 लाख रुपए नगद, 4 साल का किराया और 1 साल तक भोजन की व्यवस्था मिलेगी। ट्रंप की टीम का मानना है कि इससे फलस्तीनी परिवार गाजा छोड़ने के लिए तैयार होंगे और उनकी जीवन यापन की मूल जरूरतें कुछ समय तक पूरी रहेंगी। आलोचकों के अनुसार ये पैकेज आकर्षक तो दिखता है, लेकिन असल में ये जबरन विस्थापन करने जैसा है। भूमि अधिकारों का डिजिटल टोकन प्रयोग। गाजा की भूमि को लेकर योजना का एक अनोखा पहलू डिजिटल टोकन है। इसके अंतर्गत जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति के बदले डिजिटल टोकन दिए जाएंगे। इन टोकनों का उपयोग वो नए स्मार्ट सिटी घरों के लिए, नगद भुगतान के लिए या अन्य विकल्पों में कर सकते हैं। समर्थकों का तर्क है कि ये प्रणाली पारदर्शिता और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि डिजिटल टोकन के नाम पर लोगों से जमीन छीन ली जाएगी और उनकी वास्तविक संपत्ति का मूल्यांकन भी संदिग्ध रहेगा। भूमि अधिकार फलस्तीनियों की पहचान और अस्तित्व से जुड़े हैं, जिन्हें डिजिटल मुद्रा में बदला नहीं जा सकता। प्रशासन और सुरक्षा पर होगा अमेरिकी नियंत्रण। ट्रंप की रूपरेखा में गाजा का प्रारंभिक प्रशासन और सुरक्षा अमेरिकी पर्यवेक्षण में रहने की बात है। इसके लिए निजी और विदेशी सुरक्षा ठेकेदार भी नियुक्त किए जा सकते हैं। योजना के अनुसार कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे प्रशासनिक नियंत्रण एक पुनर्गठित और उग्रवाद से मुक्त स्थानीय सरकार को सौंपा जाएगा। आलोचकों का कहना है कि यह असल में गाजा पर लंबे समय तक बाहरी नियंत्रण की वैधता बनाने की कोशिश है। वहीं ट्रंप समर्थक इसे स्थिरता और निवेश के लिए आवश्यक कदम मानते हैं। इस व्यवस्था में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी कितनी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। निवेशकों के लिए आकर्षण और बड़े मुनाफे। इस योजना का एक बड़ा हिस्सा निजी निवेशकों को आकर्षित करना है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें $100 अरब से अधिक निवेश की संभावना है और निवेशकों को 4 गुना तक रिटर्न का वादा किया गया है। गगनचुंबी इमारतें और हाईटेक हब बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। इसे ट्रंप मध्य पूर्व का सबसे लाभदायक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बताते हैं। निवेशकों के लिए ये योजना सुनहरे अवसर की तरह पेश की जा रही है, लेकिन आलोचक कहते हैं यह गाजा के लोगों की पीड़ा पर मुनाफा कमाने की कोशिश है। योजना की हो रही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। दुनिया भर में इस योजना की तीखी आलोचना हो रही है। मानवीय संगठनों का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और फलस्तीनियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। आलोचकों का आरोप है कि यह प्रस्ताव असल में जबरन विस्थापन की नीति है, जो 1948 की नकबा की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों में भी इस पर चिंता जताई गई है। वहीं ट्रंप समर्थक इसे शांति और समृद्धि लाने वाला व्यवहारिक समाधान बताते हैं। सवाल यह है कि क्या गाजा को एक दुबई बनाने के नाम पर लाखों लोगों की पहचान, संस्कृति और जमीन से उन्हें अलग किया जा सकता है। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।